Namaskar, LG of Kashmir here with me tonight, Mr. मनोज सिन्हा. नमस्कार और फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका स्वागत है. मनोज सिन्हा जी, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर सुर्खियों में रहा है और कल यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है उसके बाद बहुत से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ न्याय की शुरुआत हुई है, लेकिन उम्र कैद से ज़्यादा एनआईए ने जब कहा था कि मौत की सज़ा होनी चाहिए तो उससे शायद लोग समझते हैं कि अभी तक पूरा न्याय नहीं हुआ है. आप इस पर क्या कहें? आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आई. जम्मू कश्मीर कई कारणों से सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर सुर्खियों में आज इस कारण से है कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर में हो रहा है. कुछ लोगों ने बीच में बयान दिए कि गर्मी है इसलिए लोग आ रहे हैं. सर्दियों में भी 15 साल के रिकॉर्ड टूट गए. इतनी भारी संख्या में जम्मू कश्मीर लोग आए. गर्मियों में भी आप अगर आज आई होंगी दिल्ली से तो आपने देखा होगा फ्लाइट्स में जगह नहीं मिल रही है. तो जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है कि 20 किलोमीटर पैदल चल करके हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन में पूरे देश में एक नया मानदंड स्थापित किया है. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि उमरान जैसा लड़का 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है. देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई युवा बच्चे और बच्चियों ने जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया है. इसके कारण जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है. जो पैरामीटर्स हेल्थ के हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में इतना सुधार हुआ उसमें, जो भी डेटा आप लेंगी, इसके कारण जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में बना है कि पहली बार 31 मार्च को जब फाइनेंशियल क्लोजर हुआ तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर की ऑथेंटिकेटेड बिल पेंडिंग नहीं है. ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि 31 मार्च को पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, सैलरी हो, सबका भुगतान कर दिएगा. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि लंबे समय बाद पावर यूटिलिटीज को हमने पैसा दिया है. इसके लिए जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि पहले 9,000 प्रोजेक्ट पूरी होती थी पूरे यूटी कैपेक्स में, आज 51,000 प्रोजेक्ट हम पूरा कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों. मनोज सिन्हा जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है. मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं. जम्मू कश्मीर इसलिए सुर्खियों में है कि प्रधानमंत्री जी के कारण, भारत सरकार के कारण 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इसके कारण जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है. और अनेक ऐसी उपलब्धियां. जम्मू कश्मीर इसलिए सुर्खियों में है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हमारे सैफरन उगाने वाले किसानों की आमदनी 3 गुनी 4 गुनी से ज्यादा बढ़ गई. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में आज बना है कि देश के जो शीर्ष 5 राज्य हैं जहां किसानों की आमदनी सबसे ज्यादा है, पंजाब हरियाणा को छोड़ करके जम्मू कश्मीर आज तीसरे स्थान पर आ गया है. जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है. जम्मू कश्मीर ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में आज चर्चा में है. हाँ, कुछ छोटी मोटी वारदातें, इन सब चीजों को देखते हुए एक कोशिश की जा रही है और मैं मानता हूं कि एक षड्यंत्र है कि कैसे जम्मू कश्मीर की एक दूसरी तस्वीर प्रस्तुत की जाए. और मैं समझता हूं कि उस कोशिश में लोग नाकाम होंगे, क्योंकि सामान्य आदमी यह महसूस कर रहा है, यहाँ की आवाम महसूस कर रही है कि शांति से ही समृद्धि आएगी, पीस में ही प्रॉस्पेरिटी है. और पहली बार लोगों के लिए काम करने की नीयत से प्रशासन काम कर रहा है. जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में. कल के न्यायालय के फैसले पर मुझे लगता है कि न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है. माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है, मैं समझता हूं कि उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा. एनआईए ने उस पूरे प्रकरण की जांच की है. एनआईए को अगर कुछ और लगेगा तो उसका जो कानूनी रास्ता होगा एनआईए अख्तियार कर सकता है. शंकाएं बहुत व्यक्त की जा रही थी. पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति थी. आज आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि जो हलचल और जो चहल पहल रोज रहती थी वही चहल पहल है. तो अब इन घटनाओं से जम्मू कश्मीर आगे निकल चुका है. और ये सच है कि
अनेक लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ इस देश में और जम्मू कश्मीर में काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, आपने कहा षड्यंत्र हैं, ये कौन ताकतें हैं जो ये षड्यंत्र रच रही हैं और जो कश्मीर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, कोशिशें कर रहा है लगातार, इसको रोकना चाह रही हैं? क्योंकि कल जब यासीन मलिक का स्टेटमेंट आया तो एक गुपकर अलायंस का स्टेटमेंट भी आया जिन्होंने कहा कि पीस प्रोसेस के लिए एक सेटबैक है। देखिए, हमारे देश में लोगों को लोकतंत्र के कारण बड़ी आजादी, ये जनता तय करेगी कि कौन लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे सर्वोच्च अदालत जनता की होती है और यहाँ कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, वो उनका व्यू होगा। मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के ऑफिसर जिसकी मौत हुई थी उसकी मां का बयान अगर आप पढ़ेंगी, उसके परिजनों का बयान आप पढ़ेंगी तो आपके आंखों से भी आंसू छलकेगा। निर्मल खन्ना जी ने बिल्कुल कहा था, खून का बदला खून। मुझे लगता है कि इन सब बातों का ये मानवीय संवेदना के विषय हैं। लोगों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले ध्यान देना चाहिए। मौत का मैं मानता हूं कि कोई मुआवजा नहीं होता है, बट किसी की भी जान, उस जान से अमूल्य चीज कोई नहीं हो सकती और खास तौर से परिजन के लिए, किसी मां के लिए तो इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में आजादी है, लोग बयान दे रहे हैं। जनता मुझे लगता है कि बहुत बारीक नजरों से इन सब चीजों को पैनी दृष्टि रखती है और वो महसूस करती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मनोज सिन्हा जी, एक फीलिंग है लोगों में कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 और उससे थोड़ा पहले से ही जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिनोसाइड हुआ, यासीन मलिक शायद उनके चेहरे थे। सिर्फ वो नहीं, बिट्टा कराटे भी एक ऐसा चेहरा है, कई दूसरे चेहरे हैं इस पूरे आतंक के। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब का क्या होगा? क्या न्याय की जो घड़ी है वो इन सब को भी अपने नीचे लेगी और कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि 32 सालों से कश्मीरी पंडित इंतजार में हैं। देखिए, एक दौर था जम्मू कश्मीर में जब ऐसी घटनाओं की FIR भी नहीं होती थी, साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, जांच होती नहीं थी। तो जितने मसले आप बता रही हैं ये सब उसी दौर के मसले हैं और उनके साथ यही हुआ है। उसमें विधिक और कानूनी प्रक्रिया क्या इख्तियार की जानी चाहिए वो हम विचार कर रहे हैं और ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में दो ही बात आती है और मैं मानता हूं कि दुनिया के दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और विज्ञान के क्षेत्र में पहिया, व्हील। तो रूल ऑफ लॉ किसी हाल में देश में कायम रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी रूल ऑफ लॉ कायम हो रहा है, काफी हद तक हो गया है। इसे पूरी तरह हम लागू करेंगे और ये शुरुआत हुई है, यात्रा लंबी है, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सवाल ये है कि 32 साल का इंतजार हो गया और उसके बाद आपने कहा अभी कि FIR भी दर्ज नहीं हुए। क्या ये केसेस खुल सकते हैं? अब यासीन मलिक की ही बात करिए, उन्होंने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को गोलियों से उड़ा दिया था। अब इसके अलावा FIR की जरूरत है क्या? ऐसे लोगों के साथ हम इससे बढ़कर केस नहीं रख सकते कि पुराने इस तरह के उनके खुद के बयान अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है ये बयान, हम कैसे ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही कहा, विधिक और न्यायिक प्रक्रिया क्या हो सकती है इसका विचार प्रशासन कर रहा है। अब ये इंटरव्यू में कहने की बात नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी विधिक और न्यायिक रास्ते होंगे वो हम अख्तियार करेंगे। कब? और प्रक्रिया में है, कब की बात नहीं है, वो काम
मैंने होम मैं बार बार समय और टाइम फ्रेम की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 32 साल बहुत होते हैं और 32 साल इंतजार करना न्याय के लिए उन परिजनों के लिए कितना मुश्किल होगा वो आप समझते मैं हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझता हूँ, लेकिन न्यायालय साक्ष्य खोजता है, न्यायालय सबूत खोजता है और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारा होम डिपार्टमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को अच्छे से अंजाम देगा। आप यहाँ कुछ समय से इन चीजों को देख रहे होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उस जमाने में साक्ष्य कुछ छोड़े गए थे या सब मिटा दिए गए थे? क्या आपको कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा सकें दोबारा से? मैं जांच एजेंसी नहीं हूं और जो काम जांच के दायरे में है उस पर राय पहले से देना, मुझे लगता है कि ये विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। लोग अपना काम करेंगे और हर कोशिश करेंगे, जैसा मैंने कहा, जो भी शक्तियां हमें प्रदत्त की हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या बाकी भारत के संविधान ने जो दी है, उन शक्तियों के अधीन जो कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लाल चौक की काफी दुकानें कल बंद करवा दी गई थी। क्या आपको अंदेशा था कि यासीन मलिक की सजा के बाद कुछ ऐसे तत्व सामने आ सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश करें? जम्मू में था कल शाम को ही मैं आया, सारी दुकानें खुली हुई थी। लाल चौक तो मैं नहीं गया था, एयरपोर्ट से मैं घर आया तो कोई दुकान मुझे बंद नहीं मिली और ये कहां से खबर आई है मैं नहीं जानता। एक जगह छुटपुट जहां वो रहते हैं वहां थोड़ी कोशिश लोगों ने की, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल था, सीआरपीएफ के लोग थे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों की तस्वीर कैमरे में कैद है। तो जो पुलिस को कार्रवाई करनी है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। महबूबा मुफ्ती जी की बहन को किडनैप करने का एक आरोप है यासीन मलिक पर, लेकिन वो खुद कल बयान दे रही थी और कह रही थी कि लाइफ इन प्रिजनमेंट एंड हैंगिंग पीपल विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। आपको लगता है कि ये आप बीती है उनकी इसलिए इस तरह कह रही हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, या ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, या कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द शायद कोई समझ ही नहीं रहा? मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो बयान दिया है, मेरा निवेदन होगा आपसे कि उनसे पूछिए तो बेहतर वो बता पाएंगी। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया है, उनकी बहन के साथ क्या हुआ, उनसे बेहतर मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो उस समय जो अखबारों में पढ़ता था, चैनल में आता था, वही मेरी जानकारी है। मैं समझता हूँ उन्हीं से आप पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। यासीन मलिक ने कोर्ट में भी कहा कि और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका कुछ दया याचना करने के लिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने 1994 से आर्म्स छोड़ दिए और उसके बाद गांधी जी जैसे हो गए, गांधी जी का रास्ता उन्होंने अपनाया। ये कोर्ट में भी कहा उन्होंने। आपको लगता है कि यासीन मलिक गांधी की राह पर चल रहे थे? कि अखबार में ये सब बातें मैंने भी पढ़ी हैं, ये ऐसी बातें नहीं जिस पर प्रतिक्रिया दी जाए। बापू देश के थे, किसी की आस्था बापू में हो, बड़ी अच्छी बात है। किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। परिवर्तन हुआ था और कि नहीं हुआ था, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। न्यायालय फैसला दे दिया है और आवाम भी, यहाँ के लोग भी जानते हैं। बेहतर है कि इस पर हम लोग न बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जितनी बात करनी थी मैंने कह दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एक वाकया कल भी हुआ। एक टेलीविजन आर्टिस्ट, टिकटॉक आर्टिस्ट, उसे बस गोली मारकर ढेर कर दिया गया। उसका नेफ्यू भी उसके साथ था, 10 साल का, उसे भी गोली लगी है। कुछ दिन पहले इससे राहुल भट्ट का किस्सा हुआ था। बीच में एक कादरी साहब जो पुलिस अफसर थे, उनका और उनकी 9 साल की बेटी के साथ भी हुआ, सफा कादरी। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या लोगों का ये सोचना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक है, कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन
में जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सच है। जिन तीनों घटनाओं का आपने जिक्र किया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। किसी बच्ची पर गोली चलाना, किसी बच्चे पर गोली चलाना, मैं समझता हूँ मानवता का ये सबसे क्रूर चेहरा है। और ये वो लोग हैं जो साफ टारगेट देख करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके यहाँ की विकास की गाथा को डिरेल करना चाहते हैं। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। आज भी 3 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए, कल भी 3 मारे गए थे। पिछले साल से इस साल की मैं तुलना करता हूं तो इस पीरियड में 1 जनवरी से और आज 26 को हम लोग बैठे हैं, 1 फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था। आज 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए। लोकल टेररिस्ट भी भारी संख्या में एलिमिनेट किए गए हैं। कुल 80 टेररिस्ट इस पीरियड में फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है। ये सच है कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना। कुछ यहाँ भी लोग हैं, कुछ हमारे पार भी बैठे हैं जो टारगेट तय करते हैं। एक बड़ा पुराना इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम, मैं उन बंदूक वालों से ज़्यादा गुनहगार उन लोगों को मानता हूँ जो पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। एक अप्रोच जो वर्तमान भारत सरकार का है या जम्मू कश्मीर की के प्रशासन का है, वो पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार करने का है। इसमें चाहे फाइनेंस करने वाले लोग हों, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग हों, रेकी करने वाले लोग हों, गाड़ी देने वाले लोग हों, या इस विचार को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो कहीं काम कर रहे हैं। आपके फील्ड में भी हो सकते हैं, सरकारी सेवा में भी हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, व्यवसाय में भी हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब लोगों की नकेल कसी जा रही है। प्रतिक्रिया में छिटपुट घटनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति होगी और जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं न हो, इस कोशिश में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं आंकड़े ऐसे बता सकता हूं जो बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है और किसी के जान माल की हिफाजत करना ये सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे दुखद पहलू है। जहां तक राहुल भट्ट का सवाल है, एक होनहार, बहुत लेट गए उनके परिवार से मिलने, इस पर भी कश्मीरी पंडित कुछ दुखी थे। एक होनहार नौजवान था, पीएम पैकेज में लगा था, अच्छा काम कर रहा था, उसकी दुखद मौत हुई है। परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैंने पहले आपको कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। मैं लेट गया, इसको पूरी तरह से मैं खारिज करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से खारिज करता हूँ। उस दिन सुबह मुझे 2 लोग मिलने आए थे। एक ने कहा कि मैं उनकी बहन हूँ और एक ने कहा कि मैं उनका बहनोई। उनसे मैंने बात की। जो लोग धरने पर बैठे हैं पीएम पैकेज के एम्प्लॉई थे, मुझे बताया गया कि वो डेलीगेशन मिलना चाहता है। उस दिन एक मेडिकल कैंप था बारामूला जिले में, मैं वहां जा रहा था। मैंने कहा कि मैं लौट के आता हूं तो उन लोगों को बुला लीजिए। जब मैं लौट के आया तो पता लगा डेलीगेशन नहीं मिलेगा, वो लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों से मिलूं। तो मैंने वहां भी खबर करा दी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सड़क जाम किए हुए हैं, धरने बैठे, आप अपने कैंप में चलिए, मैं आता हूं। वो लोग कैंप में नहीं गए। ऐसी स्थिति में मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि सड़क पर जो लोग बैठे थे उनसे जा करके मैं मिलूं। 4 बजे मैंने एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी, सारे डीसीज और एसपीज बैठक में जुड़े हुए थे। वर्ष भर की योजना की चर्चा करनी थी। मीटिंग से लेट मैं खाली हुआ। जब 7 बजे मैं लौट के आया तो मुझे बताया गया कि अब धरना खत्म हो गया, अब वो लोग चाहते हैं कि आप
आ जाइए। हमने कहा भाई आज तो नहीं आ पाएंगे, हम आगे आते हैं। फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली से लौटने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, उसी समूह के एक डेलीगेशन मिलना चाहता था। तो उन लोगों ने कहा कि साहब 10वां है राहुल भट्ट का, 10वां बीत जाए फिर हम लोग मिलेंगे। 22 को मैं दिल्ली गया था, 23 को मैं लौटा और एयरपोर्ट से सीधे उनके कैंप में गया और मैंने उनसे विस्तार से बात की। 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से कश्मीरी पंडित भाइयों को भी या सबको कहना चाहता हूं कि इंटेंट गवर्नमेंट का या प्रशासन का क्या है, ये समझने की जरूरत है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हुई, FIR तक नहीं होती थी, साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, पुलिस स्टेशन से लोग बुला लिए जाते थे। वो व्यवस्था बदल गई। एक छोटी किसी की, कश्मीरी पंडित नहीं, जम्मू कश्मीर के किसी आदमी के खिलाफ एक छोटा गुनाह भी होगा तो उसकी FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि PM पैकेज में कितने लोग लगे थे। ये PM पैकेज कई वर्षों से चल रहा था और लगता था कि हनुमान जी की पूंछ की तरह ये कई साल चलेगा। किसी न किसी तकनीकी आधार पर नियुक्तियों को रोक दिया जाता था। आते ही मैंने एक बैठक में फैसला किया कि सभी पद ये टेक्निकल कारणों से जो खारिज किए जाते हैं सबको एडवर्टाइज करिए और तुरंत नियुक्ति करिए। और आज मुझे खुशी है इस बात को आपको बताते हुए कि कुछ पदों को छोड़ करके 56 या 57 है जिसमें कुछ न कुछ हल्के फुल्के लिटिगेशन है, वो भी खत्म हो जाएंगे। सारी नियुक्तियां हमने कर दी। PM पैकेज में ही लोगों के घर बनने थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने घर बने थे? 651। आज क्या स्थिति है? जगह नहीं मिलती थी, जमीन नहीं मिलती थी PM पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए। सारी जमीन आवंटित कर दी गई। कुछ काम अंतिम चरण में है, 2 महीने में पूरा होने वाला, कुछ 6 महीने में पूरे होने वाले हैं, कुछ साल भर में पूरे होने। तो ये इंटेंट समझने की जरूरत है कि आते ही नौकरी भी मिल गई। घर बनना कोई एक दिन का काम नहीं, उसको भी हमने द्रुत गति से आगे बढ़ाया है और उस काम को भी हम खत्म करेंगे। उनको पर्याप्त सुरक्षा मिले, इसकी भी हम चिंता करेंगे। एक उनके मन में भय है तो गवर्नमेंट की ओर से हमने ये भी कहा है कि भाई इनको सुरक्षित जगहों पर लगाओ, जिला केंद्र पर लगाओ, तहसील केंद्र पर लगाओ। रूरल डेवलपमेंट के हमारे एम्प्लॉई हैं तो शहर से आसपास के गांव में लगाओ कि ज्यादा उनको यात्रा न। और इस काम को प्रशासन ने तेजी से आगे बढ़ाया है। दूसरी बात की स्पाउसेस का मामला है, एक साथ हो, इसमें भी हमने निर्देश दिया है कि अधिकांश लोगों को एक साथ एकोमोडेट करिए। कानून 96 से था कश्मीरी माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने कब्जा कर ली, 2020 तक क्यों नहीं कुछ हो गया? मैं आंकड़े बता सकता हूं कि डिस्ट्रेस सेल का मामला हो या जबरदस्ती जमीन और मकान कब्जा करने का मामला हो, ढेर सारी जमीन और मकान हमने खाली कराए। जो मामला लिटिगेशन में उसको भी प्राथमिकता के आधार पर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाएं। तो ये इंटेंट समझने की जरूरत है। राहुल भट्ट के पिताजी से मैं मिला था, पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, निहायत भले आदमी। राहुल भट्ट की पत्नी से भी मैं मिला था और वो बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। सरकार ने उनको नौकरी दी है, उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। सामान्यतया जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होते हैं उसी आधार पर उनको नौकरी दी गई थी। लैब अटेंडेंट बनाया गया था, लेकिन विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आने वाले दिनों में उन्हें कोई और बेहतर नौकरी मिल जाए, ये मैं उनके परसों में उनके पिताजी से मैंने कहा था। और उनकी एक बच्ची है, उसका सैनिक स्कूल में दाखिला कराने का इंस्ट्रक्शन हमने जारी कर दिया है। उस बच्ची की शिक्षा का पूरा भार जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। और एक फैसला हमने ये भी किया है कि राहुल भट्ट के साथ साथ ऐसे हमारे जो कर्मचारी हैं जो आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए हैं, उनके बच्चियों के पढ़ाई का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा, ये हमने फैसला किया। तो हमारी पूरी सहानुभूति ही नहीं, मैं कहूँ कि ईमानदारी से मैं कोशिश कर रहा हूँ। उनके परिजनों के साथ भी मैं संपर्क में हूँ और कश्मीरी पंडित भाई जो
एगिटेटेड हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग साजिश चला करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से आप बच सकें। उनकी साजिश के शिकार होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रशासन पूरी तरह से आपकी हर कठिनाइयों के समाधान के लिए तैयार है। आपके सुरक्षा के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो किए जाएंगे। एक उनकी कठिनाई रही है कि पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉय हुए उनको प्रमोशन एवेन्यूज नहीं थे जो जनरल कर्मचारियों को थे। उसके लिए भी विशेष प्राविधान हम कर रहे हैं। तो इन चिंताओं को पूरी तरह से इनका समाधान हम करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे। तो उन्होंने 350 जो रेजिग्नेशंस दिए हैं आपको, मेरे पास कोई रेजिग्नेशन नहीं आया है। या सरकार को? न प्रशासन के पास आया है न सरकार के पास। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। कोई किसी का रेजिग्नेशन नहीं आया। तो जो एक डेडलॉक था रिजॉल्व हो गया या होने के रास्ते में है? देखिए, कोई डेडलॉक नहीं था। मैं तो किसी से भी मिलता हूँ और उन लोग, मैंने जिस दिन मैं गया था वहाँ मैंने कहा कि मेरे दरवाजे बराबर खुले हैं, जब आप चाहें तब आप आ सकते हैं और इसमें मुझे कोई ईगो नहीं है। मैं कहीं जाता हूँ एक बार नहीं कई बार जा सकता हूँ। शर्तों पर मैं न जाता हूँ न कभी जाऊंगा। सामान्य व्यक्ति के यहाँ एक बार नहीं 10 बार जाने की जरूरत हो। जम्मू कश्मीर के सामान्य कर्मचारी की कोई पीड़ा हो उसके समाधान के लिए मुझे 5 बार जाना हो, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें मुझे कोई दिक्कत है। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी कि हमारा कर्मचारी जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहा है उसके जायज मांग के लिए हम उसके पास जाए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां भी कह करके आया था कि मैं आज आया हूं, आगे भी आ सकता हूं जब आप चाहेंगे। और मेरे यहाँ जब आप चाहें, हाँ ये जरूर है कोई बैठक है तो उस समय नहीं मिलूंगा, लेकिन सूचना मिलने पर उन लोगों से भी मैं मिलूंगा। और मैं संपर्क में हूं उनमें बहुत सारे लोगों से, जल्द ही वो हमसे मिलने वाले हैं और मुझे लगता है कि चीजें ठीक दिशा में बढ़ रही हैं। एलजी साहब, एक जब भी डिबेट होती है एक इकोसिस्टम की, तो उस डिबेट में ये मुद्दा उठाया जाता है कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है जब टेरर या आतंक से जोड़ा जाता है। और अगर इस तरह की कोई बात कोई दूसरे धर्म वाला करे, देवेंद्र सिंह जो पुलिस के कर्मचारी थे जिनका रोल पुलवामा में सामने आया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर मैं आपकी इस बात आपको बताना चाहता हूं कि धर्म कोई आधार नहीं है और जो गुनाह करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो आतंकवादी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। और देवेंद्र सिंह को भी सेवा से बर्खास्त हम ही ने किया है। और एक देवेंद्र सिंह नहीं, लिस्ट आप निकालेंगी तो कई हिंदू मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए कोई कसौटी नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की सार्वभौमिकता के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लोग निकाले गए हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे हैं और लोग निकाले जाएंगे। एलजी साहब, एक मसला और है जो बार बार सवाल खड़े करता है, वो ये है कि वाजपेयी की सरकार में यासीन मलिक जैसे लोगों को पासपोर्ट दोबारा दिया गया। लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट जिनकी वजह से पुलवामा हुआ, तमाम टेरर अटैक्स हुए, उनको छोड़ा भी वाजपेयी की सरकार में गया था। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बुला कर मिलते थे सारे हुर्रियत वालों से। यासीन मलिक की और उनकी बैठक फरवरी 2006 की, शायद वो तस्वीरें कोई भूल ही नहीं सकता। क्या आप समझते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन पुरानी बातों पर प्रतिक्रिया दी जाए ये उचित नहीं है। ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, उन्होंने अपने विवेक से काम किया होगा। मैं आज की पॉलिसी आपको बता सकता हूं कि आज भारत सरकार या जम्मू कश्मीर प्रशासन पीस बाई करने में विश्वास नहीं करता है। हम लोग पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ध्येय और लक्ष्य हमारा स्पष्ट है और रास्ता भी एकदम सीधा है, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है। जो भी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत की सार्वभौमिकता के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कानून
के हाथ इतने लंबे जरूर हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। लेकिन मनोज सिन्हा जी, अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले साल मई की 23 तारीख तक 31 ऐसे आप कह सकते हैं टेरर इंसिडेंट्स हुए थे या ये जो आइसोलेटेड अटैक्स हुए थे। इस साल ये 62 पर है, बिल्कुल डबल। तो पिछले साल से इस साल ज्यादा इस तरह के टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, ये आप मानेंगे? नहीं, मैं आंकड़ों को झुठलाने वाला आदमी मैं नहीं हूं, उसमें थोड़ा संशोधन मैं करूंगा। ये सच है कि पिछले साल से इस बार के आंकड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन एक ही आंकड़े नहीं बढ़े हैं। दूसरा आंकड़ा भी बढ़ा है कि पिछले साल 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक एक फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था। इस साल 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं। इस साइलों में देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल अगर आंकड़ों की तुलना करेंगी तो बेहतर तस्वीर आप देख सकेंगे। इंटेलिजेंस कोई अंदेशा है उनको कि स्टाइल ऑफ ऑपरेशन बदल गया है और इस स्टाइल में जहां आम इंसानों को एक लिस्ट पर जिस तरह से स्ट्राइक लिस्ट पर रखा हुआ है, टारगेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ की लड़ाई कैसे की जाएगी? ये ऐसे मसले हैं जो टेलीविजन पर डिस्कस नहीं होते हैं। ये ऐसे मसले हैं जब सिक्योरिटी रिव्यू करते हैं गृह मंत्री जी या मैं जब सुरक्षा बलों के साथ बैठता हूं तो इन विषयों पर बारीकी से चर्चा होती है। और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या मैं कहूं कि खुफिया एजेंसियां हैं या जम्मू कश्मीर के पुलिस के हमारे अफसर हैं या हमारे खुफिया के लोग हैं, ये सक्षम लोग हैं और मैं समझता हूं कि उन पर हमें गर्व है। और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर पर तो मुझे बहुत ही, जम्मू कश्मीर पुलिस पर तो बहुत ही गर्व है मुझे, कैसे बहादुर जवान हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी आतंकवाद के खात्मे के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। बहादुरी पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन कश्मीरी पंडित अगर राहुल भट्ट की मौत के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आहत हैं, तो उन पर टीयर गैस या लाठी चार्ज कराना जरूरी था? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से सख्ती से इंस्ट्रक्शन थे कि बल प्रयोग नहीं होगा और जो आरोप आप सुनी हुई बात पर लगा रही हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूं। ऑलरेडी एक एसआईटी इसकी जांच कर रही है और एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे लगता है मैं बेहतर स्थिति में हूँगा बताने की। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर बल प्रयोग हुआ है ठीक से, जांच में आएगा तो जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। लेकिन मनोज सिन्हा जी, आप एलजी हैं, आपने कश्मीर फाइल्स देखी? मेरे पास टाइम कम रहता है। आप लोगों ने जो कमेंट दिए हैं वो पढ़ा है, अभी फिल्म नहीं देखी। फारूक साहब से मिला था तो उन्होंने जो बताया वो सुना है। फारूक अब्दुल्ला ने आपको कश्मीर फाइल्स के बारे में बताया, उनकी राय भी, उनका क्या वर्जन था? नहीं, अब ये उनका वर्जन मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो देश भर के लोगों के वर्जन क्या है वो मैंने देखा, अभी सिनेमा में नहीं देख पाया। कश्मीर की फिल्म और कश्मीर के एलजी ने नहीं देखी फिल्म? आपकी पार्टी से कई लोगों ने देखी और एंडोर्स किया। एक बात समझिए, मैं आप पार्टी में नहीं है, पर जिस पार्टी में आप थे, अब वो क्या करते हैं मेरा काम नहीं है। मैं तो फिल्म देखे, मैं 92 के बाद, मुझे याद है 13 दिसंबर 1992 को फिल्म देखी थी, उसके बाद मैंने फिल्म देखी नहीं। तो फिल्म देखने के लिए देश में बहुत लोग हैं, हम लोगों के पास थोड़े दूसरे काम भी हैं, मैं समझता हूं कि, लेकिन लोगों के कमेंट मैंने पढ़े हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई किसी थीम पर फिल्म बनाता है, उसका एक नजरिया है। अगर उस नजरिए से कोई डिफर करता है तो दूसरे नजरिए से भी फिल्म बना सकता है। ये दर्शक के ऊपर है कि दर्शक क्या देखना चाहता है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो पूरी हमारे देश में बिरादरी है, उनके साथ अन्याय हुआ, ये पूरी फिल्म का थीम है। 32 साल क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? मैंने कहा ना कि जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने शोध किया होगा, रिसर्च किया होगा, एक उनका अपना वर्जन उन्होंने फिल्म बनाई। काफी लोग उसे देख रहे हैं, जो कमेंट में पढ़ता हूं पसंद की जा रही है।
कुछ लोगों को अगर आपत्ति है कि फिल्म में तथ्य सही नहीं दिखाए गए हैं तो एक दूसरी फिल्म बना लें, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें। इसमें कहाँ भारत में किसी को रोक है। मनोज सिन्हा जी, 9 मई इसी महीने में आप अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर गए थे और इसकी वजह से भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। ये सूर्य मंदिर में जाके आपने पूजा याचना भी की, आपने ट्वीट भी किया और ट्वीट में आपने स्वयं वहां पर जो नवग्रह पूजा हुई उसके दृश्य भी आपने ट्वीट किए। एएसआई का कहना है कि ये एक प्रोटेक्टेड साइट है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आप एलजी हैं, आप पूजा कर सकते हैं, सामान्य गण जाकर नहीं पूजा कर सकते? ये सच है कि मैं गया था, ये भी सच है कि मैंने पूजा की थी। कुछ कश्मीरी पंडित ही थे जिनकी बड़ी आस्था है, पूजा उन लोगों ने आयोजित कराई थी। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि आप भी आइए, मैं वहां गया था। जिला प्रशासन एएसआई के लोग, एएसआई के अफसरों के संपर्क में था। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि यहाँ मनाही है। क्योंकि आप एलजी हैं। पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि पूजा एक दिन पहले शुरू हुई थी। उस दिन न एलजी थे न प्रशासन था, उस दिन भी पूजा वहां हुई थी। इन लोगों ने कभी नहीं कहा। नंबर 2, अगर एक्ट की बात मैं करूं, 1959 में जो एएसआई का एक्ट है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो गैर कानूनी काम करूं। तो मैं पढ़ करके, और वहां जो एएसआई के ऑफिसर थे उनको मैंने वो एक्ट की कॉपी पढ़ाई। उन्होंने कहा ए, मैंने कहा नहीं, जरा बी भी पढ़ लीजिए। ए में कुछ प्रतिबंध लगे हैं कि वहां ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, भीड़ नहीं इकट्ठी हो सकती, पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती। और बी में ये भी लिखा है कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए आ सकते हैं। तो ये और अब तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। अब तो किसी दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था कि कल्चर मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है कि वे खंडहर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के नाम पर, जिसमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था ऐसे पड़े हुए हैं, उसको पुनर्जीवन भी देना चाहिए। और लोगों की, चाहे वो मंदिर हो, चाहे ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों के भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएं और पूजा करें तो इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर उस पर उसे और अच्छा बनाया जाए तो ये देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो आप चाहते हैं और आप संयोग करेंगे कल्चर मिनिस्ट्री के साथ कि इसकी रेस्टोरेशन हो और दोबारा ये सूर्य मंदिर 8वीं सेंचुरी का है? मैं आपको बताता हूं कि मैं एएसआई के एक्ट को पढ़ करके गया था। एएसआई के जो ऑफिसर, तो आपको अंदेशा था कि कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है? आप जैसे लोगों ने ही मुझे फोन किया था, तो इसलिए मैं पढ़ के गया था और वो लेके गया था। उनको मैंने पढ़ाया भी। तो एक तो कोई गैर कानूनी काम मैंने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, एक दिन पहले भी पूजा हुई थी। एएसआई ने जिला प्रशासन को कुछ भी नहीं कहा था कि ये पूजा नहीं होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, कि अभी अखबार में मैंने पढ़ा है, मेरी बात नहीं है कल्चर मिनिस्टर से इस मामले में। कोई अधिकृत रूप से बात होगी तो अगर भारत सरकार तय करी तो जरूर हम सहयोग करेंगे। हम तो भारत सरकार के अंग हैं। मनोज सिन्हा जी, ऐसा ही एक विवाद इस वक्त काशी में चल रहा है, वो भी इसी पर है। और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपका जितना राजनीतिक करियर था वो उत्तर प्रदेश से था। मैं पूछना चाहती हूँ, काशी में भी लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, आस्था है। तो ये शिवलिंग वहाँ पर जो पाया गया है वो शिवलिंग है या फव्वारा है? आप रिलीजन की दृष्टि से क्या समझते हैं? देखिए, मैं काशी से अब कश्मीर आ गया हूँ और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि 5 ज्ञान की बातें काशी से प्राप्त करने के बाद असली ज्ञान कश्मीर आने पर प्राप्त होगा। तो मैं उस अवस्था में हूँ, मैं असली ज्ञान प्राप्त करने कश्मीर आया हूँ। और रिलीजन के हिसाब से मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक आदेश दिया है, जिला जज वाराणसी उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो जो मामले सब जुडिस हैं
मैं समझता हूं कि भारत के संविधान की मर्यादा हमको इतनी रखनी चाहिए कि सब जुडिस मामले पर कोई टिप्पणी मैं न करूं। तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे इस पर कोई टिप्पणी करने से। एक होता है पर्सनल विचार और पर्सनल आस्था का सवाल, वो क्या कहते हैं? ये पर्सनल आस्था, मैं अपने घर में मंदिर है, मैं पूजा करता हूँ, ये हमारी पर्सनल आस्था है। लेकिन सार्वजनिक बातचीत में मुझे अपने संवैधानिक दायित्वों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और कोई बात मैं ऐसी नहीं कह सकता जो भारत के संविधान के विरुद्ध हो। और मैं समझता हूँ किसी सब जुडिस मामले पर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर कोर्ट में इस तरह के मामले जाएंगे, एक बाबरी मस्जिद पहले चला गया, अब एक दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद चला जाएगा, तो देश में जो भाईचारा है हमारे कम्युनिटीज के बीच में, वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि इस पर जाने की जरूरत नहीं है। देश के लोगों की आस्था हमारी न्याय व्यवस्था पर है और हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने या बाकी न्यायालयों ने देश में जब बड़े संकट खड़े हुए हैं या गंभीर चुनौतियां आई हैं तो उस समय भी बहुत ही अच्छा समाधान दिया है। भारत के नागरिकों का पूरा विश्वास है, न्यायपालिका मसले को देख रही है और मैं समझता हूं कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा करना चाहिए। मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के लिए अगला दौर क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपने जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया था वो काफी हद तक ले जाने के बाद, कुछ छुटपुट सी घटनाओं के बाद एक सवालिया निशान है लोगों के मन में कि क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, सवालिया निशान किसी के मन में नहीं है। मैंने कहा कि ये जानबूझ करके ये कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा और वो अपने कोशिश में नाकाम होंगे, सफल नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर अब आगे निकल चुका है। मैंने पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में है, फिर से मैं उसे नहीं दोहराना चाहता हूँ। अब हमारा फोकस ये है कि हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हों। हाइड्रो पावर की अपार संभावनाओं के बावजूद अभी तक 3450 मेगावाट बिजली हम बना पा रहे थे। उतनी बिजली आने वाले 3-4 सालों में और बने, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, काम प्रारंभ हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हमारा बड़ा खराब था। एक बार गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल में मैंने एक बात कही कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। उस साल अभी आए हुए मुझे 5 महीने हुए थे। अब पहले से हम 32-33% बिजली ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। हम 24/7 क्वालिटी पावर जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सकें, ऐसी व्यवस्था बनाने में हम लगे हैं। हम 38,080 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने का प्रधानमंत्री जी ने पल्ली से एक काम किया था। इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ चुका है। हम इसको 70-75 हजार करोड़, 51 हजार करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। हम इसको 75 हजार करोड़ ले जाना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। 47 से लेकर और 6-8 महीने पहले तक कुल 15 हजार करोड़ का निजी निवेश यहाँ आया था, वो 38 हजार क्रॉस कर चुका है। ये 75 हजार करोड़ जाए, ये हमारी प्रियॉरिटी का विषय। हमारी प्रियॉरिटी का विषय ये है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगा करके 10 टन की बजाय 40 टन 50 टन सेब कैसे कश्मीर का किसान उगा सकता है, ये हमारी प्रियॉरिटी। हमारी प्रियॉरिटी ये है कि आज देश में तीसरे नंबर पर हम आए हैं 2 वर्षों में। कृषि आमदनी के मामले में हमारा किसान आया है। ये हरियाणा पंजाब से आगे निकल करके जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी नंबर 1 कब हो, ये हमारे लिए विचार का विषय है। आपने मिडिल ईस्ट के साथ भी कुछ MOU साइन किए थे, वो ट्रांसलेट हुए इन्वेस्टमेंट में? हाँ, MR ग्रुप यहाँ माल बना रहा है, IT टावर श्रीनगर और जम्मू में बना रहा है। लुल्लू के साथ भी हमने समझौता किया है और दुबई पोर्ट एक ICD इनलैंड कंटेनर डिपो उन्होंने जमीन चिन्हित कर ली है और भी कई चीजें हैं पाइपलाइन में। मैं समझता हूं कि वो जमीन पर आ रहा है और निश्चित आएगा। स्कूल बहुत जलाए गए थे, एक दौर था कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर की जो एक पूरी जेनरेशन है स्कूल जा ही नहीं पाती थी। आज एजुकेशन पे आपकी सरकार का क्या प्रायोरिटी? आज ही
भारत सरकार ने स्कूल एजुकेशन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है और हमारी रैंकिंग में बड़ा उछाल आया है। तो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और झेलम में पानी बहुत ज़्यादा बह गया है। अब वो दौर गुजर गया कि स्कूल जलाए जाते थे। अब मुझे लगता है कि यहाँ का नौजवान कंप्यूटर अपने हाथ में देखना चाहता है, यहाँ का नौजवान स्कूल जाकर के टैबलेट से पढ़ना चाहता है। अब जम्मू कश्मीर वो इतिहास की बातें हो गई हैं। अब ये नया जम्मू कश्मीर है, यहाँ मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ चुनाव कब होंगे और जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है अगर सबको एक्सेप्टेबल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगा मामला, तो पॉलिटिकल प्रोसेस कब शुरू होगा? मुझे लगता है कि देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी ने अभी संसद में बहुत कैटेगरिकली इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि पहले डिलिमिटेशन के बाद असेंबली इलेक्शन और उसके बाद स्टेट। मुझे लगता है कि संसद में कही हुई बात का अर्थ क्या है आप बेहतर जानती हैं। इट्स एन अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू द जम्मू कश्मीर एंड द नेशन। तो मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही वो लागू होगी। डिलिमिटेशन का काम समाप्त हो गया। टाइम फ्रेम तो संवैधानिक संस्थाओं का एक अपना दायरा है, उसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता। चुनाव आयोग बताएगा टाइम फ्रेम, क्योंकि चुनाव कब होगा, देश में चुनाव आयोग के अलावा ये अधिकार किसी को संविधान ने नहीं दिया है। अभी इलेक्टोरल रोल नए सिरे से बनाने होंगे। लेकिन जो बात गृह मंत्री जी ने कही, मुझे लगता है उस दिशा में चीजें आगे जा रही हैं और चुनाव निश्चित रूप से हो जाएंगे। मनोज सिन्हा जी, आज अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को आप एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं केवल एक आग्रह करूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों से, यहाँ की आवाम से, कि शांति और समृद्धि ही जम्मू कश्मीर के विकास के द्वार को खोलेगी और हमको अमन चैन भाईचारा भी कायम रखना है। पीस से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी और हमारा प्रशासन लोगों माने पीपुल का ध्यान सबसे ज़्यादा रखेगा। अनेक माइलस्टोन हमने हासिल किए हैं और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूँ कि पूरी मेहनत से, ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और किसानों की भलाई के लिए, और हम अपनी बहनों और बच्चियों को भी भरोसा देना चाहते हैं कि उनके समृद्धि के लिए हम सब अनवरत काम करते रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स, ये आपका रास्ता रोकेंगे नहीं? मुझे लगता है कि रास्ता ये रुकने वाला नहीं है, मंजिल पा करके ही रहेगा। अवरोध चाहे जितने खड़े किए जाएंगे, अवरोधों को समाप्त कर दिया जाएगा। मनोज सिन्हा जी, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, thank you very much for speaking with me on Frankly Speaking. Thank you, Nalka ji. Thank you very much.